बोला जी, अब अल्लाह अकबर बोलो ना तो साला शेष कर दूंगा। सब 16, 18, 21 साल का बच्चा ले ढीला उला लेके बोले आओ निकलो बाहर, तुम लोग को कुछ के करके काटेंगे। यहाँ का जो नजदीकी थाना है शमशेरगंज, हम लोग फ्राइडे को 10 बार कॉल की, कोई भी पुलिस नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और आप लोग देख रहे हैं द डामर शो, जहां हम लोग देश और दुनिया की बात करते हैं। इस हफ्ते वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून को लेके बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली। इस हिंसा के बीच के हिंदू मंदिर टूटे और मुर्शिदाबाद के कई हिंदूज को तो साफ साफ कह दिया गया कि अगर तुम मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होगे तो तुम्हें काट दिया जाएगा। बोल रहे थे कि आयो बनाओ, निकालो घर से, हिंदू को नहीं रखेगा, हिंदू को नहीं रखेगा, देश से भगा देगा, हिंदू को बांग्लादेश बनाएगा। इस जिले के आसपास के लोग हिंसा होने के बाद बहुत ज्यादा स्थानांतरण कर रहे हैं और ये सब हो रहा है ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार में। क्या आप लोग वापस जाएंगे घर अपने? वापस नहीं जाएंगे तो यहाँ पे कितना दिन रहेंगे सर, कितना दिन खाएंगे? जहां साफ साफ देखने को मिल जाएगा, वहां के लोग भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, जो हिंसक भीड़ वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, उस भीड़ ने 3 लोगों को जान से मार दिया। इस हिंसक भीड़ ने मुर्शिदाबाद जिले में और वहां के आसपास के गांव में मंदिर तोड़े और हिंदू दुकानों को स्पेशली टारगेट करके जलाया गया, जिसमें ऑब्वियसली मुसलमान लोगों की भी दुकानें जली। हैरानी की बात यह है कि जब इस बीच पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस का वहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब आप ये समझिए कि पुलिस ने और सरकार ने यहाँ लोगों को सीधे मरने के लिए छोड़ दिया। इस तरह का बोल रहा है, तुम्हारा माने माँ बहन जो है उसको सामने में लाओ। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पर 66% मुस्लिम आबादी है और इस जिले की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर एक सवाल उठने लगा कि क्या हिंदू जहाँ माइनॉरिटी में है वो वहाँ पर खतरे में है। कई गाँव के लोगों ने ये दावा किया कि ये लोग हिंदू मकानों को टारगेट कर रहे थे। वहीं बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि जो लोग हिंसा कर रहे थे उनमें से कई लोग बांग्लादेश के थे। इस हिंसा की शुरुआत ममता बनर्जी के एक बयान से हुई, जब इन्होंने कहा कि वक्फ कानून वेस्ट बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा, जिसके बाद हिंसक भीड़ को मौका मिल गया और उसने ये सब किया। यहाँ मेरा सवाल सीधे ममता बनर्जी से है कि जब ये वक्फ कानून संसद में पास हो चुका है तो आप किसी भी राज्य में लागू होने से कैसे मना कर सकती हैं? अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के पास है और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा आक्रोशता से हिंसा हुई। प्रोटेस्ट करने का अधिकार संविधान ने दे रखा है, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा किसी भी धर्म से बर्दाश्त नहीं की जा सकती, चाहे फिर वो यूपी में बुलडोजर चलाना हो या वेस्ट बंगाल में हिंदुओं पर हमला करना हो। और यहाँ पर टीएमसी सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर भी है। और यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अपोजिशन ने भी गलत को गलत नहीं कहा, क्योंकि सब पार्टी अपना वोट बैंक बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने इसको लेकर टीएमसी को घेरा भी, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं ने सीधे सीधे बीजेपी के वक्फ बिल को इस हिंसा का कारण बता दिया। इस हिंसा के बीच टीएमसी के नेता फरहाद हाकिम का एक अजीबोगरीब बयान आया। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। कि जो लोग अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर बंगाल के एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं, उन्होंने इनके बारे में कहा कि ये लोग बंगाल में ही तो इधर उधर हो रहे हैं, राज्य के बाहर तो वो जा नहीं रहे। इसका मतलब है कि राज्य बहुत सुरक्षित है। हम यहाँ यही उम्मीद करते हैं कि कुर्सी पर बैठे लोग बंगाल के लोगों का दर्द समझें। इस हिंसा के पीछे कौन है, इसका पारदर्शी तरीके से अवलोकन हो। टीएमसी की कहाँ गलती रही इस हिंसा में, और क्या बीजेपी का वक्फ बिल लाना सही है या गलत है? जो भी है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रकट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। एक समय था जब हम लोग गर्व महसूस करते थे कि हमारा देश विविधताओं का देश है। ये वही देश है जहां एक मुस्लिम एक्टर एक सिख का रोल कर सकता है और इस मूवी को हिंदू डायरेक्ट कर सकता है। इस मूवी को आप भाग मिल्खा भाग नाम से जानते हैं। वाहेगुरु, घुटनों पे नहीं, जे मारियो थे खड़े खड़े। लेकिन यहाँ पर हम मूवी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारे देश में तेजी से बढ़ती प्रॉब्लम लैंग्वेज डिफरेंस की कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी भाषा तो आनी ही चाहिए कंपलसरी। इन केस फ्यूचर में आप कभी पंजाब जाते हो किसी काम से, तो आपको अगर ऐसा बोला जाए यहाँ है तो यही की भाषा बोल, तो क्या फील होगा आपको? ये तो गलत चीज है। पहले कहते थे कि हमारे देश में कुछ दूर चलने पर पानी और बाड़ी दोनों बदल जाते हैं, लेकिन आज इसी बाड़ी को लेके मीन्स लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम बनी हुई है। महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि दूसरे स्टेट से आए लोग मराठी बोलें, तमिलनाडु के लोग चाहते हैं कि तमिल बोलें। यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये लोग कभी इंग्लिश का विरोध नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदी का, चाहे फिर वो महाराष्ट्र के हों या तमिलनाडु के। दूसरे स्टेट से आने वाले लोगों को इन राज्यों में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है लैंग्वेज को लेके कि लोग परेशान हो चुके हैं।
हमारा देश चुनौतियों से नहीं बल्कि चुनौतियों से परेशान है। जहां देश में भुखमरी से लेकर बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, वहां ये लोग जात पात, धर्म, भाषा, टिश्यू पेपर पर बात कर रहे हैं। एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा, ये मजाक नहीं चल रहा है। हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? बजिंदर सिंह, जिन्हें आपने कुछ ऐसे देखा होगा। रो रहा है, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। इनके ऊपर 2018 में एक रेप केस का आरोप लगा था, जिसमें ये एक्यूज्ड पाए गए और इनको आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सोचने वाली बात ये है कि ये जो बाबा टाइप लोग होते हैं, चाहे फिर वो किसी भी धर्म के हों, जैसे राम रहीम, आसाराम बापू और अब ये बजिंदर सिंह, इनका लास्ट में कनेक्शन कहीं ना कहीं रेप से ही जुड़ता है और इसका इतिहास गवाह रहा है। ये क्या बक रहे हो मादर? पिछले हफ्ते मैंने वाराणसी रेप केस की बात की थी, जिसमें 23 लोगों ने 19 साल की एक लड़की के साथ लगातार 6 दिनों तक किया था। लेकिन लेटेस्ट खबर के अकॉर्डिंग जिन लड़कों पर केस का आरोप लगाया था, उनके परिजनों ने बताया कि लड़की खुद अपनी मर्जी से उन लड़कों के साथ बाहर घूमने गई थी। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है। और उसी बीच लड़की इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी और उसने अपनी फोटोज को इंस्टा पर शेयर भी किया था। लड़कों के परिजनों के मुताबिक उस बीच लड़की स्वतंत्र थी और वो कहीं भी कभी भी जा सकती थी। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ और ये अंतिम सच नहीं है। ये सब लड़की पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने किसी भी पुख्ता सबूत के बिना उन लड़कों को पकड़ने से मना कर दिया और यहाँ मेरा भी कहना है कि पुलिस की पूरी इंक्वायरी हुए बिना आप किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। बहुत दिन से ट्रोल हो रहे धोनी ने पिछले हफ्ते एक मैच फिनिश कर दिया था। सीएसके के फैंस के बीच खुशियों की लहर थी, लेकिन इस संडे को सीएसके एमआई से फिर से हार गई। थोड़ा समय खराब चल रहा हो भाई, दिमाग काम ना कर रहा। और एमआई धीरे धीरे पॉइंट्स टेबल में ऊपर भी जा रही है और आप ज्यादा चौंकिएगा मत अगर एमआई प्लेऑफ कर भी जाए। एमआई से मैच हारने के बाद सीएसके ट्रॉफी की रेस से बाहर हो चुकी है। तो अब 9 टीमों में देखना है कि ट्रॉफी कौन ले जाएगा और जिनकी सीएसके फेवरेट है वो अब अगली साल का इंतजार करें। हाल ही में बाबा रामदेव ने अपनी एक वीडियो में शरबत जिहाद का जिक्र किया है। ये मैं कहता हूँ, ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। लेकिन फिर शरबत में इतनी चीनी क्यों बाबा जी? गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए का। माना आपकी दुकान हिंदू मुस्लिम करने से चलती है, लेकिन इस प्रकार की मार्केटिंग करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी आपको? आजकल देश में वैसे भी गिने चुने टॉपिक रह गए हैं, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम और एक हमारी मीडिया। थोड़ी मर्यादा रखिए। बाबा रामदेव, अगर सच में आपको देश से प्रेम है तो आप जो टूथपेस्ट बेचते हो, जो आप फेस वॉश बेचते हो, उसमें जो केमिकल डाले जाते हैं उन्हें छुपाने की जगह कभी कभी दिखा भी दिया करो। और आपको तो ये फोकस करना चाहिए कि आप जो ये प्रोडक्ट बनाते हो इसे केमिकल फ्री कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोगों की और सरकार की एक खासियत है, जब तक पानी सिर से ऊपर ना चला जाए तब तक उस पर कोई बात नहीं कर सकता। एयर पोल्यूशन इस बार दिल्ली इलेक्शन का केंद्र बिंदु रहा। अभी हम 900, 1500, 1700 वीक मतलब टॉक्सिक एयर का कंकॉक्शन हम ब्रीथ कर रहे हैं। यहाँ हम स्पेशली सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे, क्योंकि देश के लगभग हर इलाके में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति बहुत खराब है। देश के हर इलाके की एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि WHO ने मेट्रो सिटी की एयर क्वालिटी को स्लो पॉइजन बता दिया है और इस चीज का ध्यान ना तो सरकार दे रही है और ना ही जनता। और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़, हरी बहान का। अभी यूपी, पंजाब और हरियाणा में गेहूं की कटाई चल रही है, तो वहां पर पराली भी जलाई जाएगी, जिसका असर सीधा आपको हवा में देखने को मिलेगा। और सच तो ये है कि हम लोग चाहें या ना चाहें, लगातार कटते हुए पेड़ों को, लुप्त होते हुए पक्षियों को और गाड़ी से निकलते हुए धुएं को हम लोग लगातार अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि सच ये है कि हम लोग इसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते और जो कर सकते हैं वो करना नहीं चाहते। और यही रीजन है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों से कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सरकार को जहाँ फोकस करना चाहिए वहां से धीरे धीरे भटक जाती है। वो समय निरंतर है जिसमें टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। पहले ट्रांजिस्टर आए, फिर रेडियो आए और आज स्मार्टफोन। यहाँ मैं स्मार्टफोन के फायदे बिल्कुल भी गिनाने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ स्मार्टफोन एडिक्शन की। आज लगभग हर व्यक्ति स्मार्टफोन से एडिक्टेड है, चाहे फिर वो 13 साल का बच्चा हो या 25 साल का जवान। और प्रॉब्लम की बात यह है
कि कई लोगों को इस लत का पता भी नहीं है कि वो स्मार्टफोन से एडिक्टेड हैं, और बहुत सारे लोगों को ये पता भी है कि वो लोग सोशल मीडिया की दुनिया में फंसे हुए हैं, लेकिन वो इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। अगर आप इसका सॉल्यूशन सच में चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपको खुद उठाना पड़ेगा, और सेकंड मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करूंगा, सोशल डिलेमा। That's not by accident, that's a design technique. ये डॉक्यूमेंट्री मैंने पिछले हफ्ते देखी थी। इसमें बताया गया है कि पूरा गूगल का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, और ये सोशल मीडिया आपको धीरे धीरे कैसे गुलाम बना रहा है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, अच्छी है, मैंने देखी है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज पूरी वीडियो मैंने बीच में कहीं नहीं कहा, वीडियो को लाइक भी कर लेना। मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।